रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो अदलिया से जुड़ी दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। उन ख़बरों की डिटेल्स आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। एक जस्टिस बाबर सत्तार साहब के नए ख़त का मामला है, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, आगे क्या होने जा रहा है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। वो फ़ैसला क्या है, उसके रिपरकशन क्या है, उस फैसले से उम्मीदें क्या लगाई गई हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और इन दोनों ख़बरों की डिटेल्स के बाद हमारे वीडियो लॉग्स की जो दीगर अहम ख़बरें हैं कि इमरान ख़ान को नई मुश्किल का सामना है, नई मुश्किल में पड़ गए बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान। कुर्बानी से पहले क्या कुर्बानी होगी, तहरीक इंसाफ की दौड़ें क्यों लगी हैं, क्या वाकई डंडा तैयार है, किसके लिए तैयार है, ये सारी डिटेल आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे और साथ में ये भी कहेंगे कि बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, जैसे बाबर सत्तार साहब ने उनके सेक्रेटरी की तरफ से एक ख़त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को लिखा गया, जिसमें यह कहा गया कि जो तबादले पे आए जजेस का जो स्टाफ है वो साइलिन से और साइलिन के वकला से जो है वो रिश्वत का, पैसों का तकाजा कर रहा है। अब इस पर बाबर सत्तार साहब ने इंक्वायरी का मुतालबा किया था कि पिछले 15 दिनों की जो फुटेज है उसको देखा जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कॉरिडोर्स हैं उसमें जो चीज़ें चल रही हैं उसको देख के सब कुछ जो है वो सामने आ जाएगा कि रिश्वत ली जा रही है या रिश्वत नहीं ली जा रही। अब वो रिश्वत क्या थी? रिश्वत नाज़ ये थी कि किसी का केस का आपके हक़ में फ़ैसला हुआ है, आपकी ज़मानत हुई है, केस आपके साइड पे डिसाइड हो गया है, आपको अदालत से रिलीफ मिला है, तो बख्शिश की मद में, टिप की मद में साइलिन जो हैं, साइलिन के वकला जो हैं, आपको कोई थोड़ी सी 1000-2000 की अमाउंट जो है वो आपको खुशी से दे के चले जाते हैं। अब इस लेटर के ऊपर जो चीफ जस्टिस हैं कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरफराज डोगर साहब ने, उन्होंने 2 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार भी हैं यार मोहम्मद वलाना साहब, और इसमें जो एडिशनल रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहम्मद खान, उनको भी शामिल किया गया और इस कमेटी से 3 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली गई है। पहले तो नाज़रीन मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में हम ये देखते हैं कि जब भी कोई केस ऐसा होता है जहाँ पे किसी पार्टी के हक़ में फ़ैसला आता है तो उस पार्टी का जो वकील होता है और उस वकील के नीचे जो मुंशी होता है, मुंशी या फिर वकील खुद अपने क्लाइंट से कहता है कि ये कोर्ट के स्टाफ को जब बाहर निकलते हैं आप इनको कुछ बख्शिश दे दें, कुछ इनाम दे दें, कुछ आप टिप दे दें, तो वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से रज़ा कराना तौर पे दे देते हैं। हाँ, जो बाबर सत्तार साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो तबादले पे आने वाले जजेज़ हैं उनका स्टाफ जो है वो साइलिन के पीछे भाग के जो है उनको हरासा करता है, उनसे पैसे का तकाजा करता है, तो इस पर ज़रूर जो है वो चेक होना चाहिए। हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, खुशी से अगर कोई दे रहा है तो बिल्कुल उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी देखते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन का क्या बनता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से नाज़रीन खबर ये है, आपके सामने है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का मुकदमा सुन रहा है और मिलिट्री कोर्ट्स की अब तक की अगर हम समातों की बात करें तो जब 23 अक्टूबर 2023 को जब फैसला आया था उसके ऊपर जो हुकूमत की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की गई थी, तो पहली समाअत जो है वो 13 दिसंबर 2023 को हुई थी और आखिरी समाअत जो है वो अभी जुमेरात के रोज़ हुई है, ग़ालिबन 6 या 5 मार्च को हुई है और अगली समाअत जो है इस केस की 10 मार्च को होनी है। और अब तक नाज़रीन इस केस की जो समातें हो चुकी हैं, 26वीं तरमीम से पहले इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 7 समातें हुई थी और 26वीं तरमीम के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 37 समातें हो चुकी हैं, यानी मजमूई तौर पे इस केस की 44 समातें हो चुकी हैं और इम्कान है अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते रमज़ानुल मुबारक में ये जो केस है ये डिसाइड नहीं होगा तो एटलीस्ट जो है वो कंक्लूड जो है वो ज़रूर हो जाएगा। अब इसमें नाज़रीन ये केस तो चलें कंक्लूड होने की जानिब जा रहा है। अब अगले जो बड़े बड़े केसेस हैं उसमें 9 मई के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर अदालत ने आखिरी समाअत पे सलमान अकरम राजा साहब को और हामिद खान साहब से ये कहा था कि आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। आप कहते हैं कि 9 मई को दर्जनों इंसानी जाने का ज़िया हुआ, तो आप किसी एक की डेथ सर्टिफिकेट लगा देते, आपकी कोई FIR लगा देते, आपने सबूत के तौर पर कुछ नहीं लगाया। तो आपके पास अगर इजाफी दस्तावेज़ात हैं तो आप इन दरख्वास्तों में जो है वो फाइल कर दें। दूसरा जो अहम केस है वो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली के हवाले से है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है, इमरान खान साहब की दरख्वास्त है, शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त है। अब उन दरख्वास्तों के ऊपर जो है वो एतराज़ात लगे हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए हुए हैं। अब वो एतराज़ात के ऊपर ये तैयारी करने का अदालत ने वक्त दिया है
तीसरा नाज़रीन जो अहम मुकदमा है वो 26वीं तरमीम का मुकदमा, जिस पर एक ऑलरेडी समाअत हो चुकी है और 8 रुकनी बेंच बैठा था और 8 रुकनी बेंच की जानिब से उस केस में वफाक को नोटिस करके जवाब मांगा गया था। अब ये मिलिट्री केस वाला केस वाला जब कंक्लूड होगा, उसके कंक्लूजन के बाद ये 3 बड़े केसेस जो है इनमें से कोई एक केस बड़ा लगने का इम्कान है। लेकिन इसी दौरान जब मिलिट्री कोर्ट का मुकदमा चल रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक और अहम महाज संभालने का फैसला किया है। अब वो अहम महाज क्या है, अहम टास्क क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का? मामला नाज़रीन ये है कि जो 12,000 से ज़ायद कोई 13,000 अरब का जो टारगेट है फाइनेंशियल पाकिस्तान का, जो IMF के साथ पाकिस्तान की एक कमिटमेंट है, यकीन दहानी है कि 12,700 पता नहीं 12,900 अरब का हम रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करेंगे, उसमें अब जो है वो अरबों रुपए का शॉर्टफॉल आ रहा है। और अब उस शॉर्टफॉल की वजह से इस बात का इम्कान था कि शायद हुकूमत की तरफ से मिनी बजट जो है वो लाया जाएगा। लेकिन IMF के साथ निगोशिएशन में, अगली इंस्टॉलमेंट की निगोशिएशन में हुकूमत ने मिनी बजट लाने से इनकार किया है और IMF को इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि हम ये जो शॉर्टफॉल है, इस शॉर्टफॉल को किसी और मद में पूरा करेंगे। IMF ने पूछा कि वो मद क्या हो सकती है, किस हेड से आप इस शॉर्टफॉल को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनसे कहा कि एक तो मिनी बजट नहीं लाएंगे, एक और हेड से इसको पूरा करेंगे, और अगर उस हेड से भी ये शॉर्टफॉल पूरा ना हुआ तो हम अपने जो अखराजात हैं उसको कट कर देंगे। अब वो हेड क्या है जिससे ये शॉर्टफॉल की जो अमाउंट है उसको पूरा किया जाना है? वो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग टैक्स के वो केसेस हैं जो कि लीगल इंटरप्रिटेशन के हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने, अब मुझे वो कंपनियों के मैंने नाम लिखे थे, मैं आपको बता देता हूँ कि किस नौयत की कंपनियाँ हैं जिन्होंने अरबों रुपए के टैक्सेस के मामलात पर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो हुक्म इम्तना ले रखा है, और हुक्म इम्तना की वजह से वो तमाम के तमाम जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं और वो उन टैक्सेस की वसूली नहीं हो रही। ये नाज़रीन मैं निकालता हूँ, मैंने किया तो था, किधर गया जी, ये आ गया। इसमें रिलायंस कमोडिटी की एक कंपनी है, उसके अलावा हबीब रफ़ीक कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, इब्राहिम फाइबर लिमिटेड है, मैपल लीफ सीमेंट वालों की कंपनी है, DG खान सीमेंट कंपनी है, और इस तरह की और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन पर सुपर टैक्स का हुकूमत ने नफाज किया था, लेकिन अदलिया से रजू करके वो जो सुपर टैक्स की रिकवरी थी वो रुक गई थी। अब एक अंदाजे के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स का केस पड़ा है उसमें 157 अरब रुपए के केसेस पेंडिंग पड़े हैं। कंपनियों की अपीलें हैं, उसमें लीगल इंटरप्रिटेशन का सवाल है। तो जितने भी नाज़रीन इस नौयत के केसेस हैं वो 200-250 अरब के जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, FBR ने अप्रोच करके दरखास्तें दे के अर्ली हेयरिंग डाल के उसमें अर्जेंसी बता के शवाही दे के बताया है कि हमें इस शॉर्टफॉल का सामना है, आप ये जो बड़े बड़े इतने हैवी अमाउंट के केसेस हैं सुपर टैक्स के, इनको समाअत के लिए मुकर्रर करके इनका फैसला करें ताकि फिस्कल ईयर के अख्ताम पर जो हमारा शॉर्टफॉल है इन अमाउंट से रिकवरी से पूरा हो सके। तो नाज़रीन 5 रुकनी बेंच बना है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उसको हेड करेंगे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र हैं, जस्टिस हसन रिजवी हैं और जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं। और इस 5 रुकनी बेंच ने ये जो केसेस हैं जिन कंपनियों के कोई 500 के करीब केसेस हैं, 9 मार्च से यानी अगले पी से सुबह 9:30 बजे इन टैक्सेस से मुतल्लिक केसेस की समाअत का आगाज़ होने जा रहा है। और पहले राउंड में, पहले फेज़ में तो टैक्सेस वाले केसेस होंगे 9:30 से लेके 11 बजे तक, और फिर उसके बाद 11:30 बजे जो है जो मिलिट्री कोर्ट वाला केस है उसकी समाअत का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। तो एक नया महाज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है वो संभाल लिया है, जो पाकिस्तान को माशी महाज पर जो है मुश्किलात का और माशी जो मतलब रिकवरियाँ हैं उस सिलसिले में जो शॉर्टफॉल का जो है वो सामना है। अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारे वीडियो लॉ की जो दीगर अहम खबरें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी हैं, और अच्छा साइन नहीं आ रहा, अच्छे इशारे नहीं मिल रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक तो नाज़रीन आप ये देखें कि जो GIT बनी थी सोशल मीडिया पर इदारों के ख़िलाफ़ घटिया प्रोपेगेंडे के हवाले से, इदारों को बदनाम करने के हवाले से, उस कमेटी में कल PTI के जो मकामी यहाँ के लोकल पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के जो अरकान हैं वो और PTI के जो लोग हैं, जिसमें शाह फरमान साहब हो गए, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हो गए और एक और थे साथ में अपने रऊफ़ हसन साहब, वो पेश हुए। अब इन्होंने पेश होकर, वैसे तो शाह फरमान साहब को जो इतने सख्त सवालात किए गए उन्होंने वहाँ पे भरमी का इजहार भी किया, लेकिन वहाँ पे मौका ये मांगा गया। अब देखें ना कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने बात कर दी, सोशल मीडिया पे आपने बड़े बड़े दावे कर दिए, इदारों को आपने टारगेट कर लिया, आपने डेडलाइनें दे दी, लेकिन जब उन तमाम चीज़ों पर जस्टिफिकेशन देने का, वजाहत देने का वक्त आया
तो तहरीक इंसाफ के लोगों के पास वहाँ पे जवाब नहीं था, और जवाब क्या दिया गया कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करके हम इन तमाम सवालों का जो कि GIT की यानी से पूछे जा रहे हैं, जिसके सरबराह IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी साहब हैं, हम इनका जवाब देंगे। अब JIT ने इनकी बात मान ली, लेकिन कल जो लोग पेश नहीं हुए थे, कोई 20-25 लोगों को नोटिस किया गया था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत में से, जिसमें सलमान अकरम राजा भी थे, जिसमें बाकी अपने जैसे उमर अयूब साहब हैं, जिसमें शेख वकास अकरम साहब हैं, आलिया हमज़ा साहिबा हैं, कमल शोज़फ़ हैं, कराची वाले फिरदौस शमीम नकवी हैं, लेकिन 3 लोग पेश हुए। तो मोहलत तो दे दी JIT ने, लेकिन साथ में JIT ने 11 मार्च का दोबारा इनको नोटिस जारी करके इनसे वजाहत मांग ली है कि सोशल मीडिया के इन पोस्ट के हवाले से आप आकर 11 मार्च को वजाहत देंगे। बानी PTI के साथ मुलाकात करनी है, बेशक मुलाकात कर लें, मशावरत कर लें, लेकिन ये जवाब, ये वजाहत इन पोस्ट के ऊपर आपको देना पड़ेगा। अब नाज़रीन, बाज़ार ऐसा लगता है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है, एक तो ईद के बाद तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा है कि हम एक कोई बड़ी तहरीक जो है वो चलाने जा रहे हैं और हुकूमत के साथ दमादम मस्त कलंदर होगा। तो दमादम मस्त कलंदर की जहाँ तक बात है, अगर इस केस में जैसा कि अब इनको 11 मार्च को बुला लिया गया है और अगर ये पेश नहीं होते और साथ में JIT का कहना है कि सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए, तो गिरफ्तारियाँ इनकी हो सकती हैं। तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल पड़ सकती है। इमरान खान साहब का जो प्लान है कि ईद के बाद हम कोई ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं, उसके लिए भी मुश्किल पड़ सकती है। लेकिन ऐसा नाज़रीन लग रहा है कि हो सकता है कि इस JIT के 11 मार्च के नोटिफिकेशन के बाद, तलबी के नोटिस के बाद, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पेशावर हाई कोर्ट की तरफ दौड़े लग जाएं और 11 मार्च से पहले यानी 10 मार्च को जो है पेशावर हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानतें हासिल कर ली जाएं कि हमारे लोग जो है वहाँ पे पेश हो जाएंगे, लेकिन इनको गिरफ़्तार ना किया जाए। तो ये एक चीज़ भी हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, ये गिरफ्तारियाँ, ये जो ग्रैंड अलायंस बनाना है, इसमें एक और चीज़ भी है जो इमरान खान साहब के लिए एक नई मुश्किल है, जिसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद बानी PTI इमरान खान साहब को अपने पार्टी के किसी अहम रहनुमा की कुर्बानी न देना पड़ जाए और वो ये कुर्बानी कहीं बकरीद से, ईद कुर्बान से पहले ना हो जाए। ये एक इम्कानाती ख़बर है, एक एनालिसिस है जो आपके सामने हमने करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे। अब नाज़रीन देखें, इमरान खान साहब जो है वो मौलाना साहब को अपने अलायंस में, ग्रैंड अलायंस में शामिल करना चाहते हैं और इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने सलमान अकबर साहब को एक पैगाम भी दिया और उस पैगाम के सिलसिले में मौलाना साहब की जो पाकिस्तान में मौजूद क़यादत है उनके साथ रब्ता भी हुआ, क्योंकि मौलाना साहब जब सऊदी अरब में उम्रा अदा करने के लिए गए हुए हैं। इसी दौरान नाज़रीन, जो अली अमीन गंडापुर साहब है, जिन्हें पहले भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पैगाम पहुँचाया था कि DI खान की सियासत से निकल आओ। अब इसका मतलब क्या था कि आपने मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना। तो कल एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जो अली अमीन गंडापुर का मौलाना साहब के खिलाफ जो स्टेटमेंट था, जिसमें बिलो द बेल्ट चाह के मौलाना फजल रहमान साहब को टारगेट किया गया, इस पर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने, कामरान मुर्तज़ा साहब ने, बाकी लोगों ने असद कैसर साहब से रजू करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उनके सामने रखा और उसमें शिकायत की गई है अली अमीन गंडापुर साहब की। TV पे भी आके कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो किसी टास्क पे हैं, किसी मिशन पे हैं, और ये जब मजमा लेके आते हैं तो मजमे से अचानक गायब हो जाते हैं और मजमे से गायब होने के बाद वहाँ चले जाते हैं जिनका वो पर्पस सर्व कर रहे होते हैं। ये जो नाज़रीन स्टेटमेंट है अली अमीन गंडापुर साहब का, और उस बयान के बाद, हालांकि इमरान खान साहब ने जब रोक रखा है तो गंडापुर साहब को ये बयानात नहीं देने चाहिए, लेकिन गंडापुर साहब तसल्सल के साथ मौलाना फजल रहमान साहब को टारगेट कर रहे हैं। छोटी जमात है, छोटे लोग हैं। भाई छोटी जमात है, छोटे लोग हैं, तो फिर आप उनके साथ इत्तेहाद करने के लिए, ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए उनकी मिन्नत समाजत तरला, उनके पाँव आपने क्यों पकड़ रखे हैं? उनके सामने आप हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं? वो तो आपके पास चल के नहीं आ रहे, आप खुद उनके पास चल के जाते हैं कि मौलाना साहब हमारे काफ़िले में आप शामिल हो जाएं, हमें आपकी ज़रूरत है। तो उसमें नाज़रीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की जानिब से, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कहीं इस अलायंस में मौलाना साहब को शामिल करने के लिए इमरान खान साहब को जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब की कुर्बानी न देना पड़ जाए। अगर नाज़रीन ऐसा हुआ कि कुर्बानी दे दी गई, उनको वज़ारत आला से हटा दिया गया, जो कि ऐसी बातें पहले भी हो चुकी हैं, ऐसी अफवाहें पहले भी जो है वो सामने आ चुकी हैं या चहमगोइयाँ हो चुकी हैं कि गंडापुर साहब को वज़ारत आला से हटाया जाएगा, तो अभी जो हुकूमत ने काबीना में तोसी की है, जिसमें परवेज़ खटक साहब को जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अमूर दाखिला का अपना मुशीर बना लिया है, तो उसके बाद फिर नया वज़ीर आला बनाना वो शायद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा।
क्यों मुश्किल हो जाएगा? वो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि ये भी इतलात हैं कि कोई ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक भी तहरीक इंसाफ में ईद उल फितर के बाद बन सकता है, सामने आ सकता है, जिसमें कुछ 12 लोगों की तादाद भी बताई जा रही है। तो ये एक और मुश्किल है। और साथ में कामरान मुर्तज़ा साहब ने यह भी कह दिया है कि कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो धांधली का बयानिया है, उस धांधली के बयानिए को साबित करने के लिए अगर खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि हम कहते हैं वहाँ पे धांधली हुई है, अगर वहाँ पे धांधली नहीं हुई तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का ऑर्डर करा लें। एटलीस्ट कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि एक सुबह तो क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे धांधली नहीं हुई है। तो ये भी मौलाना साहब की जमात का एक डिमांड मौजूद है, जहाँ उनकी टस्सल है DI खान की सियासत की वजह से गंडापुर के साथ, गंडापुर की मौलाना फजल रहमान के साथ, वहाँ ये जो मुतालबा है कि KPK के इलेक्शन का ऑर्डर करवाया जाए, ये बड़ी एक मुश्किल बात है। और इस पर बात की है जुनैद अकबर साहब ने कि हमारे और मौलाना फजल रहमान के मबैन जो फासले हैं बहुत ज़्यादा हैं, इन फासलों को कम होने में वक्त लगेगा, वक्त दरकार है इन फासलों को कम करने के लिए और मौलाना साहब को अपने एहतजाजी काफ़िले पर जो है वो सवार करने के लिए। अब कितना वक्त लगेगा? अब इन्होंने निकलना है ईद के बाद, और जहाँ तक ईद के बाद निकलने की बात है, उसमें नाज़रीन आपके सामने है कि मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट भी मौजूद है, नवाज शरीफ साहब का भी स्टेटमेंट मौजूद है, और ख्वाजा आसिफ साहब का भी स्टेटमेंट मौजूद है कि अब कोई मफामत नहीं होगी, मुज़ामत होगी, और किसी को अब जो मईशत का पहिया चल पड़ा है, मईशत को संभाल लिया गया है, मईशत की सिमत को दुरुस्त कर लिया गया है, अब मईशत को किसी बहरान में डालने के लिए, आर्जी बहरान पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले जो चढ़ाइयाँ या जो काफ़िले, जो एहतजाज तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की जानिब किए, उसके बाद अब इनको उस किस्म का एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो हालात बड़े टाइट हैं इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। दूसरा नाज़रीन, हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि जो पाकिस्तान में गैर मुल्की जो मुकीम हैं गैर कानूनी तौर पे, और जो ऐसे अफ़गान शहरी हैं जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड भी मौजूद है, उन्हें 31 मार्च की डेडलाइन दे दी गई है। 31 मार्च तक आप रज़ाकाराना तौर पे पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, और 1 मार्च से जो है बेदखली का जो प्रोसेस है उसका आगाज़ किया जाएगा। और बहुत सारे दोस्तों की इसके ऊपर भी चीखें निकलेंगी, भाई अफ़गान शहरियों को यहाँ से क्यों निकाला जा रहा है? भाई अमेरिका निकाल रहे हैं ना, वहाँ पे दुनिया भर के जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम लोग हैं उनको बेदखल कर रहा है, तो पाकिस्तान क्यों ना करे? हाँ, कानूनी तौर पे उनके पास अगर कोई कार्ड मौजूद है, कोई दस्तावेज़ात मौजूद है, वो रह सकते हैं, लेकिन अगर वो इलीगल हैं तो फिर उनको रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।